Hey guys, welcome to my channel. In this video, we will discuss book summary of economics, chapter 1, part 2. इससे पहले अपन पार्ट 1 जो है डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन देखते हैं. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. तो द एम ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि प्रोडक्शन का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना. जिस चीज़ की अपन को ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, है ना. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब ये सब प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आप देखेंगे 4 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. The first requirement is land and other natural resources such as water, forests, minerals. First requirement जो है आपकी land है, भूमि है ना. तो आप समझ सकते हैं. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हो गए, जैसे सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ये सब प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, नेचुरल मेड है, ठीक है. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क. सेकेंड रिक्वायरमेंट इसमें लेबर है, श्रम है. पीपल हु विल डू द वर्क, लोग वाग ऐसे जो काम करेंगे, है ना, जो काम करते हैं, है ना. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क्स, है ना. कहीं प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, हाई स्किल्ड वर्कर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, पढ़े लिखे लोगों की. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. अब आप देखेंगे कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, है ना, जो केवल हाथों से काम कर सकते हैं ना, उन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है ना, एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कुछ अदर एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं. तो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. सभी वर्कर्स को जो है आपको लेबर तो, है ना, ये नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग द लेबर, ये सभी जो है आवश्यक श्रम तो करते ही हैं. मतलब प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है. तो इसका ये मतलब था, ठीक है. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. थर्ड रिक्वायरमेंट जो है इसमें फिजिकल कैपिटल हो गई आपकी. फिजिकल कैपिटल से आप देख सकते हैं दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी अपन जिसे बोलेंगे. इसमें आप देखेंगे कि आपको द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. इसमें हर स्टेज में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं इसके अंतर्गत, आप देख सकते हैं. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. ए पॉइंट है, आप देख सकते हैं टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. एंड बी पॉइंट है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. तो आप देखेंगे वी विल डिस्कस टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, है ना. टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लव टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. तो आप टूल्स एंड मशीन्स देख सकते हैं, उनकी रेंज आप देख सकते हैं. सिंपल टूल्स हो सकते हैं जैसे कि फार्मर्स प्लव हो गया, किसान का हल अपन बोल सकते हैं. टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, बहुत वैसी मशीन्स होती हैं जैसे परिष्कृत मशीन्स जिन्हें अपन बोलते हैं, बहुत हाईली रेंज मशीन्स होती हैं. जनरेटर्स हो गए, जैसे टर्बाइंस हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, है ना, एक्सेट्रा. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. अब ये जो मशीन्स, ये जो आप देख सकते हैं टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब जो है यूज़ हो सकती हैं इन ओवर मैनी ईयर्स फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको कई सालों तक पड़ती है. एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसीलिए इनको अपन फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, स्थायी पूंजी बोलते हैं. ओके. तो अब आप बी देखेंगे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. तो रॉ मटेरियल एंड मनी आप देखेंगे प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर. तो आप देखेंगे प्रोडक्शन में आपको देखेंगे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको कोई भी उत्पाद, कोई भी चीज़ बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका प्रोडक्शन में आपको देख लेंगे रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है. सच एज द यार्न, जैसे कि आप धागा लिख सकते हैं. यूज्ड बाय द बीवर, है ना, जो कि बुनकर यूज करता है, ठीक है.
कुछ भी चीज़ बनाने के लिए वो यार्न का यूज करता है। द क्ले यूज बाय द पॉटर, मिट्टी का यूज होता है। पॉटर जो है, कुम्हार जो होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो यूज करता है क्ले एज अ रॉ मटेरियल। अब आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। अब आप देख सकते हैं इसके साथ साथ कुछ मनी की भी आपको ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, हमेशा से पड़ती है। टू मेक पेमेंट्स, जिससे कि वो छोटे छोटे पेमेंट्स कर सकें, है ना। लोग काम करते हैं तो उनको पेमेंट्स कर सके, और भी बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए भी पेमेंट्स करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनीज इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें जो है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी कहते हैं अपन इनको। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। तो अब मशीन्स एंड बिल्डिंग्स जो थे वो आप देख रहे थे कि ओवर मैनी ईयर्स अपन उनको यूज करते हैं कई सालों तक, बट ये जो है ये यूज्ड हो जाती हैं, ये जल्दी ही जो है यूज्ड अप हो जाती हैं प्रोडक्शन में, इसीलिए आप इनको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। ये स्थायी नहीं है। टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स आर फिक्स्ड कैपिटल, वो ख़त्म नहीं होती हैं, वो ओवर मैनी ईयर्स तक चलती हैं आपकी, है ना। अब देखेंगे देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब आप 3 रिक्वायरमेंट्स देख चुके हैं, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, आपने देखा था, है ना। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, है ना, विच आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, एंड देन रॉ मटेरियल्स, मनी इन हैंड, विच आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब अपन पढ़ेंगे देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। तो आपको फोर्थ रिक्वायरमेंट में देखेंगे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपको नॉलेज, आपको मतलब कि आप कैसे इसको, आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि आप कैसे कर सकते हैं कि लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, है ना। तो आप इसको कैसे बेचना है, इसको कैसे इसको कंज्यूम करते हैं अपन, इसको खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इसको मार्केट में बेचना है। तो लैंड कहाँ लेना है, लेबर कैसी चाहिए, फिजिकल कैपिटल कितना, क्या, ये सभी चीज़ों का जो है आपको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज टू एंटरप्राइज, है ना, ऑल थिंग्स। तो दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो आप देखेंगे इसमें कि दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो आप इन दिनों आप इनको ये बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। अपन कुछ आगे और पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में इन द नेक्स्ट चैप्टर। व्हेन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो ये जो पिक्चर है ना, तो ये इस पिक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, तो इट्स योर वर्क टू आइडेंटिफाई दैट। पिक्चर 1.2, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। तो ये जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं फैक्ट्री में सेवरल लेबरर्स काम कर रहे हैं एंड मशीन्स लगी हुई हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप देखते हैं कि एवरी प्रोडक्शन, कोई भी उत्पादन हो, ये मतलब कि बिना लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी मिला के जो है प्रोडक्शन करते हैं एंड विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन के कारक बोलते हैं ना। तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपन ने स्टोरी ऑफ पालमपुर की कहानी पढ़ी, तो उसमें अपन इन 3 फैक्टर्स, जो 3 फैक्टर्स जो दिए गए हैं, फर्स्ट 3 फैक्टर्स विच इज़ लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, उसकी चर्चा करेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो अपनी सुविधा के लिए अपन इसमें फिजिकल कैपिटल को केवल कैपिटल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। फार्मिंग इन पालमपुर। तो देखिए फार्मिंग इन पालमपुर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज़ फिक्स्ड, भूमि स्थिर है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर।
फार्मिंग जो है, खेती जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, ये अपन पढ़ चुके हैं एज वी ऑल नो। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% जो लोग हैं वहाँ के वो डिपेंडेंट हैं फार्मिंग पे, खेती पर फॉर देयर लिवलीहुड, है ना, अपनी जीविका चलाने के लिए वो सभी लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो किसान हो सकते हैं या श्रमिक हो सकते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, तो उनकी जो है ये लोग जो हैं उत्पादन से जुड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल रिलेटेड हैं इन प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, है ना। तो अब आप देखेंगे बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। अब आप याद रखिए कि जो प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, आप देखिए इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं अभी, है ना। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है आप समझ सकते हैं, आप खेती किसानी मतलब खेती करते हैं तो जो लैंड एरिया होता है ना, लैंड होती है वो फिक्स्ड होती है, वो बढ़ती तो है नहीं। तो सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से पालमपुर में क्या हो रहा है कि देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन। 1960 से आज तक देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर cultivation. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. इसका मतलब ये था कि पालमपुर में 1960 से अभी तक जो है कल्टिवेबल लैंड है, जो लैंड है उसमें उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है ना, अभी आज तक 1960 से आज तक को ज़्यादा नहीं बढ़ाया है लैंड को। बट तभी 1960 तक ही क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ वेस्टलैंड्स तो थे जो बंजर भूमि थी, वेस्टलैंड्स मतलब कि बंजर भूमि जिन्हें अपन बोलते हैं, उनको चेंज कर लिया गया था, उनको कृषि योग्य बना दिया गया था, मतलब वहाँ पे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी तभी तक 1960 तक। उसके बाद 1960 के बाद अभी तक कोई भी उन्होंने लैंड इससे टेक ओवर नहीं किया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसका मतलब भी यही कि नई भूमि जो है, नई न्यू लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन वो नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, विस्तार नहीं करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं नई लैंड पर, मतलब कि वो फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं। जो है, जो कर चुके थे, वो जो ले चुके हैं उसी पे वो फार्मिंग करते हैं। अब आप देखेंगे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। जो एसआई यूनिट है मेजरिंग लैंड मतलब कि भूमि नापने की, वो स्टैंडर्ड यूनिट आप देख रहे हैं वो हेक्टेयर है। दाओ इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा और गुंठा एसेट्रा। तो आप देख सकते हैं हालांकि विलेजेस में, गांव में आप कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि वो लोकल यूनिट्स में बात करते हैं, मतलब बताते हैं कि बीघा है, 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, गुंठा भी है। तो आप देख सकते हैं 1 बीघा जो है आपका होता है इज़ रफली 16 पॉइंट, चलिए मैं वो बता देता हूँ। 1 बीघा आप देख सकते हैं 1 बीघा इज़ इक्वल्स टू 16.1621 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है 1 बीघा इज़ इक्वल्स टू होता है 1 बीघा इज इक्वल्स टू 1621 मीटर स्क्वायर। एंड 1 गुंठा जो अपन बोलते हैं वो होता है इज़ रफली 101 मीटर स्क्वायर, 101 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड, वो राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो समझ नहीं आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो वन हेक्टेयर is equals to 1 hectare equals the area of square with one side measuring 100 meters। तो आप देख सकते हैं अब ऐसा ही यूनिट है हेक्टेयर। तो इसको भी अपन देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 100 मीटर मतलब कि आप कोई स्क्वायर लेंगे उसका, अगर आपके पास कोई स्क्वायर है उसकी साइड्स, बिकॉज स्क्वायर हैव इक्वल साइड्स, तो 100 100 100 100, तो इसका आप अगर अपना एरिया निकालेंगे तो ये जो होता है 100/100 है ना, तो वो आएगा आपका
10,000 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये आपका एरिया निकल के आएगा 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू, है ना। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो आपसे बोला गया है कि आप कर सकते हैं एरिया मतलब कि आप अपना एरिया जो है 1 हेक्टेयर एरिया जो है कंपेयर कीजिए विथ योर स्कूल ग्राउंड, है ना, अपने स्कूल के मैदान के साथ। सेकंड पॉइंट, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो इसका मतलब ये है कि क्या एक ही भूमि से अपन अधिक पैदावार कर सकते हैं, मतलब एक ही भूमि से अपन ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें क्रॉप्स उगा सकते हैं ज़्यादा, है ना। तो देखेंगे, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोड एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जिस प्रकार की फसलें वहाँ उगाई जाती हैं, जैसी सुविधाएं हैं पालमपुर में, तो पालमपुर का जो कंपैरिजन किया गया है उसका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी भाग में वेस्टर्न पार्ट में एक गांव है, तो उससे उसका कंपैरिजन किया गया है। वहाँ भी एज अ पालमपुर के जैसा जो है फार्मिंग की जाती है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। समस्त भूमि पर कल्टीवेशन मतलब किया जाता है पालमपुर के अंदर, है ना। नो लैंड इज़ लेफ्ट इडल। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, है ना। फार्मिंग की जाती है सभी लैंड पर, है ना, सभी लैंड एरिया पर। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीज़न में बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में खरीफ क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। फार्मर्स खरीफ क्रॉप उगाते हैं जैसे कि ज्वार एंड बाजरा। तो द बाजरा यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। तो ये फार्मर्स जो हैं ज्वार एंड बाजरा तो जो है अपन यूज करते हैं, है ना, एज अ जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, तो एज अ फूड वी कंज्यूम। तो अपन इनका भी यूज करते हैं, है ना, कंजप्शन करते हैं। तो इनका जो प्लांट्स है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो था, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, इनको कल्टीवेट करने के बाद तो उनका यूज करते हैं एज अ फॉडर, इनको चारे के रूप में इसको खिलाने के लिए इनके प्लांट्स का। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो आप देखेंगे ये जो है, अब आप देखेंगे पोटैटो की भी जो है क्रॉप कल्टीवेट की जाती है अक्टूबर एंड दिसंबर के मिड में, है ना, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में, है ना, आलू की। तो ये यू कैन सी पोटैटो इन दिस पिक्चर। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट। विंटर सीजन में तो देखिए आप, ये आपको समझना होगा, खरीफ क्रॉप्स इन द रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप्स इन द विंटर सीजन आर सोन विथ वीट। तो वीट जो गेहूँ की खेती की जाती है, मतलब गेहूँ के जो बीज बोए जाते हैं, तो वो रबी सीज़न में जो है रबी क्रॉप्स में किए जाते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो वीट प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, वीट को फैमिली कंजप्शंस के लिए, मतलब अपने कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, खुद के खाने के लिए रख लेते हैं। एंड देन सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो जो बचा हुआ जो सरप्लस वीट है, जो बचता है, वो रायगंज के बाज़ार में जाके बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो कुछ हिस्से में क्या किया जाता है, शुगर कैन की खेती की जाती है, गन्नों की खेती की जाती है एक साल में। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो शुगर कैन जो है, गन्ने की खेती जो है वो करके ये जो है रॉ फॉर्म में, कच्चे के रूप में उसको बेच देते हैं, या फिर उसका गुड़ बना के जैगरी, है ना, उसको सोल्ड कर देते हैं टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, व्यापारियों को शाहपुर में, है ना। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। तो जो कारण है कि ये फार्मर्स जो हैं वो क्यों कर पाते हैं, ये 3 डिफरेंट क्रॉप्स एक साल में कैसे कर पाते हैं इन अ ईयर इन पालमपुर, इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ये इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज़ वहाँ का जो सिस्टम ऑफ इरीगेशन है, सिंचाई सुविधा है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है, आपको इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। बिजली भी आई गई थी वहाँ पे, आपको पता ही, आप एज वी ऑल नो, अपन एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस पार्ट, तो अपन डिस्कस कर चुके हैं अपन कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ
यूज़ होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा जो है वहाँ पर है अच्छी, है ना। तो इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वहाँ का जो सिस्टम ऑफ इरीगेशन था वो भी उसको ट्रांसफॉर्म, मतलब कि उसको ट्रांसफॉर्म किया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ने। अब कैसे? पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स, है ना। तो पहले विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है तो क्या करते थे लोग बाग, और पुराना मेथड अपनाते थे, है ना। फार्मर्स क्या करते थे, कुओं से पानी, है ना, लेते थे, फिर इरीगेट करते थे छोटे छोटे, है ना, स्मॉल फील्ड्स, किसान मतलब कि खेतों में पानी डालते थे, इरीगेट करते थे, उनको सींचते थे, है ना, कुओं से पानी निकाल के, है ना। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। तो अब लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है कि ट्यूबवेल्स की मदद से वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया इरीगेट कर सकते हैं ना, लैंड एरिया इरीगेट कर सकते हैं, और वो भी अच्छे ढंग से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ट्यूबवेल्स जो हैं वो पहले तो गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए कुछ ट्यूबवेल्स खेत में, मतलब कि गांव में। उसके बाद जल्दी ही कुछ फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवा लिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी ही उनके पास। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970, तो 1970s के मध्य तक द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। 200 हेक्टेयर्स का जो एरिया था, लैंड एरिया था, वो इरीगेटेड होता था और सिंचाई होती थी 200 हेक्टेयर एरिया में। ओके, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। अब आप ये देख सकते हैं कि सभी गांव में इंडिया के ऐसे हाई लेवल ऑफ इरीगेशन नहीं है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवरिंग प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, है ना। इन सब को छोड़ के जैसे रिवरिंग प्लेन्स हो गए, मतलब कि जो नदियों से लगे हुए मैदान हैं उनको पानी नदियों से मिल जाता है। कोस्टल रीजन्स हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए। कोस्टल रीजन मतलब कि तट से लगे हुए ज़मीन के हिस्से, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वहाँ पे भी इरीगेशन हो जाता है। इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड, ये सब जो है वेल इरीगेटेड है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। लेकिन अब आप देखेंगे कि प्लेट्यू रीजन जो पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर आप देखेंगे जैसे दक्कन का पठार है आपका, तो वहाँ जो है लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन, वहाँ इरीगेशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है ना। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो आप देख सकते हैं पूरी कंट्री में लेस देन 40% एरिया जो है वो इज़ इरीगेटेड। आज भी 40% एरिया जो है वो इरीगेट किया जाता है। बाकी का जो एरिया है वो इज़ डिपेंडेंट, लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल यानी कि बरसात के पानी पर डिपेंडेंट रहते हैं किसान, है ना। तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द एरिया इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक ही एरिया में आप देखेंगे एक साल में मल्टीपल, मतलब कि एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाना, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगाना एक ही एरिया पर, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली बोलते हैं। अब अगर अपन इसका मीनिंग देखें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. अब आप देखेंगे जो इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। अब ये जो है बहुत ही कॉमन वे है, एक बहुत ज़्यादा अपनाए जाने वाला एक वो है तरीका कि इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है और लैंड भी जो है आपको ज़्यादा इसकी लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट टू मेन क्रॉप, दो फसल तो वो उगाते हैं, है ना। और मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, तीसरी फसल भी उगाने लगे हैं वो 15 to 20 ईयर्स, यानी कि अभी पास्ट के मतलब पिछले 15 से 20 सालों से मतलब जो है वो तीसरी फसल के रूप में
पोटैटो को भी उगाने लगी। तो नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर्स, वीट, बाजरा, शुगर कैन एंड पोटैटो, है ना, these all are crops. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगले पार्ट में अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।